हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। हमने अलजेब्रा सीरीज शुरू कर रखी है। आज हम अलजेब्रा सीरीज का जो क्वाड्रेटिक टॉपिक हम कर रहे थे उसका लास्ट वीडियो करेंगे, जिसमें थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे लाइक फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड फर्दर एनालिसिस ऑफ द कर्व। सो कुछ चीजें हैं जो कैट में आई हैं और जो पूछी गई हैं, उन्हीं पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Now, when I say maximum and minimum value of a quadratic equation, तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। राइट, सो सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका जो कर्व होगा वो किस पे डिपेंड करता है, ए पे। मैंने आपको बताया था या तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा या ए लेस देन जीरो होगा। ए ग्रेटर देन जीरो के लिए मैंने आपको बताया था कप शेप कर्व बनता है, और ए लेस देन जीरो के लिए कैप शेप कर्व बनता है। वो कहीं भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिमिनेंट, बट शेप ऐसी ही रहेगी। अब अगर हम ये कप और कैप की बात कर रहे हैं, तो आप अगर कप वाली जब ए ग्रेटर देन जीरो मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, अगर आप उस चीज को नोटिस करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इसकी एक मिनिमम वैल्यू है डेफिनेट। ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, सबसे नीचे वाली है। मिनिमम वैल्यू हम y की फाइंड करते हैं और वो x की किसी एक वैल्यू पे आता है। तो अगर हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें तो x कोऑर्डिनेट वो होता है जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है, और y कोऑर्डिनेट वो होता है जहां जो कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हम y को करते हैं। तो इस ये जो पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट, जिसे वर्टेक्स भी बोलते हैं, इसमें आप जो y वैल्यू है, जो y कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हो ये कहाँ जा रहा है, ये मैक्सिमम इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो हम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, हम मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी बोलेंगे कप शेप कर्व के लिए, और मिनिमम वैल्यू डेफिनेट आएगी। तो अगर डेफिनेट मिनिमम वैल्यू आ रही है तो वो कप शेप ही होगा। राइट, is this clear? So always remember, if the minimum value is finite, then it has to be a cup shaped curve, मतलब x square का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम देखें कि हमारे पास कैप शेप कर्व है, तो कैप शेप कर्व पे आप देख सकते हो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, और x कोऑर्डिनेट वो होगा जिस x की वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगी। राइट, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट। अब इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है, पर कंप्लीटिंग अ स्क्वायर होता है। बट जो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो डायरेक्टली आपको एक एक्सप्रेशन याद कर लेना चाहिए, उससे बहुत जल्दी हो जाता है। और कैट में काफी क्वेश्चंस भी आए हैं उस पर। सो आप ये ध्यान रखना कि ये जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है, ये आती है एट एट x equal to, this will always come at x equal to minus b by 2a। राइट, आप इसको इस चीज से भी समझ सकते हो कि ये जो x आएगा ये होगा एवरेज ऑफ द रूट्स। राइट, हमारे पास ये दो रूट्स हैं, तो ये जो पॉइंट होता है, ये वाली वैल्यू x कोऑर्डिनेट, ये सिमेट्री, मतलब ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी होता है। तो इस वजह से इसको ध्यान रखना है कि ये इसका डिस्टेंस ना दोनों रूट से दूर सेम होगा। राइट, सो आप ये कह सकते हो कि x जिसपे ये मिनिमम वैल्यू आएगी या मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होगा एवरेज ऑफ द रूट्स। एवरेज ऑफ द रूट्स यानी कि सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय 2, और सम ऑफ रूट्स मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए लिखूंगा तो इसलिए वो माइनस बी बाई 2 आ जाता है, जो हम डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन है नहीं हमारे कोर्स में। तो हम सीधा ध्यान रखेंगे कि जो ये मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दोनों हो, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, वो एवरेज ऑफ द रूट्स पे आएगी, ये वाला। सो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी, डिपेंडिंग ऑन कि a ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन। राइट, और हम जब वो x की वैल्यू एक्सप्रेशन में रख देंगे, तो जो y की वैल्यू आएगी वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैं ये भी बता देता हूं आपको वो y की वैल्यू आती कैसे है डायरेक्टली। सो y मिनिमम इज माइनस d बाई 4a, वेयर जो d है हमारा, that is the discriminant, p square minus 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये, तो माइनस डी बाई 4a होती है मिनिमम या फिर मैक्सिमम, बोथ केसेस।
सो y मैक्सिमम या y मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो सीधा अगर हम निकालना चाहें तो माइनस डी बाई फोर ए होती है, राइट। और वो किस वैल्यू पे आती है x की, माइनस बी बाई टू ए। ये आपको समझ के चलना है। अगर आप ये चीजें समझते हो तो ये क्वेश्चंस करना ज्यादा बड़ी बात नहीं होता, ये काफी जगह यूज होगा। सो जैसे अगर मैं कहता हूँ आपको एक दो तीन क्वेश्चंस हम करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक्सप्रेशन है। और अब ये कप शेप्ड है, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये कप शेप्ड होगा। सो कप शेप के केस में इसमें मिनिमम वैल्यू डेफिनेट होगी और वो आएगी, अगर मुझे पता करना है कि x की किस वैल्यू पे आएगी तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगी 5 बाई टू। अब मैं 5 बाई टू यहाँ रख दूंगा तो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। या डायरेक्ट y मिनिमम क्या होता है, मैंने आपको बताया y मिनिमम डायरेक्ट होता है माइनस डी बाई फोर ए। तो माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी कितना है, बी स्क्वायर मतलब 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 इंटू ए इज 1, सी इज 6 अपॉन 4 इंटू 1। तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई फोर। तो माइनस 1 बाई फोर इसकी क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई टू। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू y की होती है जो x की किसी वैल्यू पे आती है, और x की वो वैल्यू होती है माइनस बी बाई टू ए, और जो मिनिमम वैल्यू निकल के आती है होती है माइनस डी बाई फोर ए। तो उससे हमने बहुत जल्दी ये फाइंड कर लिया, राइट। जैसे एक और अगर मैं कहता हूँ एक्सप्रेशन मैं आपको देता हूँ कि y इज इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11। तो यहाँ पे भी अगर मैं, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी फाइनाइट, क्योंकि ये कैप शेप्ड कर्व होगा तो मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट आएगी। वो किस पे आएगी, x की किस वैल्यू पे आएगी, माइनस बी बाई टू ए, और ये हो जाएगा माइनस बी क्या है 10 और 2 क्या है इंटू ए कितना है माइनस 1, तो x 5 है। तो x इक्वल टू 5 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आप 5 रख दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज मैक्सिमम, और एल्स यू कैन फाइंड आउट बाय y मैक्सिमम विल बी माइनस डी बाई फोर ए। माइनस डी बाई मतलब पी स्क्वायर यहाँ पे 100 है, माइनस 4 इंटू ए है माइनस 1, सी है आपका 11 अपॉन 4 इंटू माइनस 1, राइट। तो ये आ जाएगा, अगर हम देखते हैं तो माइनस ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144 अपॉन माइनस 4 विच इज 36। So the maximum value will be 36 at x equal to 5. So this is how we can find minimum and the maximum value of a quadratic expression. Right, now let's see how the questions come. This is a CAT question only. एक बार आप पढ़ लो, पॉज कर लो, फिर देन I'll explain. Okay, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, तो लिख लो पहले उसे, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, या y इक्वल टू दिस, है ना। अटेन्स अ मैक्सिमम एट 3, मैक्सिमम ऑफ 3, तो a तो लेस देन 0 है क्योंकि आपकी मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट है, तो ये कैप शेप कर्व होगा। कैप शेप कर्व है तो a लेस देन 0 होना है, मतलब ये ऐसा वाला कर्व होगा, तो a लेस देन 0 होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट है, राइट। अब अगर ऐसा गिवन है और वो मैक्सिमम कह रहे हैं 3 है एट x इक्वल टू 1, the value of the function at x equal to 0 is 2। आपको ये भी दे रखा है कि f of 0 मतलब x 0 पे क्या होगी वैल्यू, 0 रख देंगे तो 0 प्लस c, और वो दे रखी है 2, तो c की वैल्यू तो 2 मिल गई हमें पता चल गया कि c is 2। फॉर दिस क्वेश्चन c is 2। अब अगर c 2 हमें पता चल गया है तो a और b और निकालना है हमें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, फिर हम f x एट x इक्वल टू 10 निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हमें ये बोला गया है कि माइनस बी बाई टू ए, देखो एट x इक्वल टू 1 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, तो माइनस बी बाई टू ए हो गया 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, तो माइनस डी बाई फोर ए हो गया 3। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि b आ गया माइनस 2a, एक रिलेशन तो ये आ गया, और दूसरा यहाँ से है d माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इज 3। बी स्क्वायर की जगह मैं माइनस 2a लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4a स्क्वायर, और c की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो 8c अपॉन 4a इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और करें सॉल्व, तो 4a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो
ए आ जाएगा -1। ए अगर -1 आ गया और बी क्या है -2 है, तो बी हो जाएगा माइनस ऑफ -1 विच इज 2। तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब हम फंक्शन में रख देते हैं। फंक्शन में रखेंगे तो ये आ जाएगा -x²। बी की वैल्यू क्या है 2x और सी की वैल्यू क्या है 2। अब हमें निकालना है f ऑफ 10, x = 10 पे वैल्यू, तो ये आ जाएगी -100 + 20 + 2 which is -78। so third is the right answer। तो इक्वेशन कैट में आ चुका है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो आप समझो इसमें थोड़ा वर्किंग मेथड्स हैं, थोड़ा रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्टली इसको कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। सो इस वजह से हम इसको ऐसे निकाल के ही ABC की वैल्यूज तभी करेंगे। सो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो इसमें भी दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यूज हुए कि x = -b/2a पे, जो कि यहाँ पे 1 दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू होती है -d/4a जो कि 3 दे रखी है। उस पे वैल्यू रख के हमने a और c की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि x0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 दे रखी है, तो x को 2 रखते ही मैं x को 0 रखते ही जब मैं 2 रखूंगा तो c 2 आ जाएगा। तो इससे तीनों वैल्यूज आते हैं। लेट्स डू राइट। अब ये जैसे ये ऐसे क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर स्पेशली यहाँ पे अर्थमेटिक में भी अलजेब्रा देखने को मिला, वो हो सकता है, या फिर LRDI में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट ये समझाने के लिए है कि कैसे अरिथमेटिक को अलजेब्रा के साथ लिंक कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ दैट। सो लेट्स डू इट, राइट। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अभी मैं इसको समझाता हूँ। कह रहे हैं मिस्टर डेविड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सेलिंग प्रोडक्ट single product at a fixed price in a niche market. The selling price of each unit is ₹30. 30 है selling price हर एक यूनिट की। On the other hand, the cost in rupees of producing X units is 240 plus BX plus CX square, जो कि एक quadratic expression है, where B and C are some constant. Mr. David noticed that doubling the daily production from 20 to 40 units increases the daily production cost by 66.66%. सो अब यहाँ पे हमारे पास एक दे रखा है कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट फंक्शन जैसे ऐसे लिख लो, कॉस्ट फंक्शन fx भी लिख सकते हो, cx लिखने का मतलब बस कॉस्ट है। ये हो जाएगा cx² + bx + 240, राइट। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर 20 से 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो कॉस्ट 2/3 से बढ़ जाएगी, 2/3 से बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 5/3। ये परसेंटेज में मैंने कवर किया हुआ है गाइस, तो ये मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, ये आपको समझना पड़ेगा। सो अगर मैं C20 निकालता हूँ, 20 यूनिट्स की कॉस्ट C20, ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400C + 20B + 240। दिस इज द कॉस्ट फॉर 20। एंड अगर 40 कर दें, कॉस्ट ऑफ 40 विल बी 1600C + 40B + 240, या राइट। अब वो ये कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ 40 है, कॉस्ट ऑफ 40 दैट इज 5/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ 20, 2/3 से बढ़ गई है तो 5/3 हो जाएगी। तो अगर मैं अब ये इक्वेशन में रख देता हूँ तो मेरे पास आएगा 1600C + 40B + 240 is equal to 5/3 of 400C + 20B + 240। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 20 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 20 कॉमन आके अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये बच जाएगा 80C + 2B + 12 is equal to 5/3 of 20C + B + 12। अब एक इक्वेशन बना लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करें, और कुछ कैंसिल हो सकता है नहीं, 3 से करेंगे तो 240C + 6B + 36 is equal to 100C + 5B + 60, which will eventually give me 140C + B is equal to 24।
ये एक इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तक एक इक्वेशन बन गई। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट ये ऐसी LRDI टाइप में अगर 1 से 2 या 3, मतलब अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तभी करने का फायदा है, बट प्रोसेस समझ में आना चाहिए। दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। अब वो कह रहा है हाउएवर इंक्रीज इन डेली प्रोडक्शन फ्रॉम 40 to 60, राइट। तो C60 निकालते हैं पहले। C60 कितना होगा अगर हम बात करें, तो वो हो जाएगा 3600C, राइट, प्लस 60B प्लस 2। अब वो 50% से बढ़ जाएगा। उन्होंने बोला है कि इट विल इंक्रीज द कॉस्ट बाय 50%, तो 50% हो जाएगा। तो मैं एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ, और वो इक्वेशन ये होगी कि C60 इज इक्वल टू 3/2, 50% से बढ़ गए 1/2 ऑफ C40। सो 3600C प्लस 60B प्लस 240 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ 1600C प्लस 40B प्लस 240। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 20 से, पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। हाँ, 20 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 180C प्लस 3B प्लस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 80C प्लस 2B प्लस 12, which will further give me 360C plus 6B plus 24 is equal to 240C plus 6B, okay, 6B plus 36। तो यहाँ से B तो कैंसिल हो गया, तो C डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 120C इज इक्वल टू 12, तो C आ गया 1/10। C 1/10 आ गया, तो आप किसी भी इक्वेशन से इसे, जो हमने इक्वेशन बनाई थी, कौन सी हमने इक्वेशन बनाई थी, 140C प्लस B इक्वल टू 124, इसमें रख देंगे तो 14, मैं यहाँ पे 1/10 रखूंगा तो 14 प्लस B इक्वल टू आएगा, कितना आया था, 24 इक्वल टू 24 था, सही गाइस, ठीक है, इक्वल टू 24, तो B की वैल्यू 10 है। तो लंबा प्रोसेस था, बट हो गया। अब अगर मैं कॉस्ट फंक्शन लिखता हूं मेरा, तो कॉस्ट फंक्शन है क्या, CX², C कितना है, 1/10x², और प्लस B कितना है, 10x प्लस 240, ये है। और वो पूछ रहे हैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया जाए, राइट, तो मतलब x की वैल्यू पूछ रहे हैं, x आर द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट मैक्सिमाइज, इसमें जस्ट अ मिनट, तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 30x, क्योंकि 30 पर यूनिट था, तो 30x टोटल सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट, ये हो गया प्रॉफिट। हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। अब इसके बाद ये बनेगा -1/10x², और साथ में बनेगा -1/10x² के साथ बनेगा 30 माइनस 10 प्लस 20x माइनस 240, राइट। अब अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करना चाहूँ, तो आपको पता है मैंने, और मैक्सिमाइज नहीं, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना, उन्होंने कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे कि ये मैक्सिमाइज हो जाए। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम तब होता है एट x इक्वल टू माइनस b/2। तो x इक्वल टू माइनस b/2 में माइनस b कितना है हमारा 20, और 2 इंटू a कितना है -1/10, राइट, तो x आ जाएगा 100। तो 100 यूनिट्स पे ये प्रॉफिट। तो कहने के लिए ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बट इसमें लग क्या रहा है, अलजेब्रा।
राइट। तो ये इसलिए मैंने इनकॉर्पोरेट किया क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंटली इसको आप देखो, क्योंकि ये कहीं भी यूज हो सकता है, स्पेशली आफ्टर लास्ट ईयर जहाँ अरिथमेटिक में भी अलजेब्रा होने, राइट। तो सिर्फ ये प्रोसेस समझाने के लिए था। और अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट पूछना है तो वो y की वैल्यू है, तो वो -d/4a से इसका मैक्सिमम प्रॉफिट। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब in the next question it is given that fx is equal to ax square plus bx plus c where a is not 0, मतलब quadratic है तो नहीं है। how many positive real root does fx equal to 0 have if the maximum value of occurs at a root? अगर रूट पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू गाइस, तो आपको ये समझना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट है। मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट है तो ये कैप शेप्ड कर्व बनेगा। और रूट पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, रूट कहाँ पे होता है आपको पता है, रूट होता है एक्स एक्सिस पे, तो मतलब ये कैप शेप्ड कर्व है जो मैं इसको टच करेगा, तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, बट कैप शेप बनेगा एक्स एक्सिस को टच करते हुए। तो मतलब इसके इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स होंगे तो जो वैल्यूज आएंगी रूट्स की, या तो पॉजिटिव पूछ रहे हो, हाउ मेनी पॉजिटिव रियल रूट्स, या तो एक होगा या एक भी नहीं होगा। मतलब इस केस में एक होगा या फिर एक भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही वैल्यू रियल रूट की आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ ईदर 1 और 2 और ईदर 2 और 3 का मतलब है ऑप्शन। सो 1 या तो 0 होगा या 1 होगा, सो ईदर 1 और 2, सो फोर्थ बिकम्स द राइट आंसर। सो सिर्फ ये बहुत ये ग्राफिकली आपको समझना है। अगर ग्राफिकली आप समझ सकते हो लैंग्वेज को, तो ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं मिलेगी आपको, आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। मैं फिर समझा रहा हूँ, कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट अ रूट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट है। फाइनाइट है तो कैप शेप कर्व बनेगा, a लेस देन 0 है हमारा, राइट। मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट है, कैप शेप कर्व बनेगा और रूट पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। तो रूट पे आ रही का मतलब है कि वो टच करेगी रूट मैक्सिमम वैल्यू को, मतलब जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा वो टच करते हुए जाएगा, और टच करते हुए जाएगा तो मतलब इसके रूट्स इक्वल है। तो या तो एक ही पॉजिटिव रूट होगा या एक भी नहीं होगा इस केस में, या इस केस में जहां 0 हो गया या नेगेटिव हो गया तो एक भी नहीं है, और या फिर एक, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने पॉज करके इसे कर लिया होगा। यहाँ लिखा है fx is equal to ax square plus bx plus c where a is not 0. How many positive real roots does fx equal to 0 have? If fx equal to 0 has integral roots and the minimum value of x is -2. अब मिनिमम वैल्यू आ रही है तो कप शेप्ड है, और कप शेप्ड है और वो 0.5 पे आ रही है, तो मैंने आपको बताया था 0.5 अगर इधर है तो एक रूट राइट पे होता है उसके, एक लेफ्ट पे होता है, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू होती है, जिसपे मिनिमम वैल्यू आती है। अब वो कह रहा है कि हैज इंटीग्रल रूट्स, तो हाउ मेनी पॉजिटिव रियल रूट्स विल बी देयर, तो मिनिमम वैल्यू -2 है। अब आप देखो ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, राइट। ये -5 पे है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि सर दो भी हो सकता है, दो, लेकिन यहाँ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट बोला गया है। पॉजिटिव इंटीग्रल रूट 0 और ये पॉइंट है 0.5 के बीच में नहीं आएगा। तो अगर आप देखोगे तो अगर इंटीग्रल रूट है तो सिर्फ पॉजिटिव एक ही हो सकता है, चाहे ये केस देख लो चाहे ये केस देख लो, इसमें तो एक ही है, बाकी एक नेगेटिव है। बट इस केस में अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो दूसरा पॉजिटिव जो होगा वो इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 और 0.5 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आप कर्व समझते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई सॉल्विंग नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्व। तो कितनी वैल्यू होगी, दोनों ही केस में 1 है। तो ये समझना है, अगर मिनिमम वैल्यू फाइनाइट है तो वो कप शेप कर्व है। कप शेप कर्व है और मिनिमम वैल्यू 0.5 पे आती है, तो एक रूट 0.5 के राइट पे होगा, एक उसके लेफ्ट पे होगा। राइट पे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, बट लेफ्ट पे आपको पॉजिटिव वैल्यू तो मिल सकती है, बट वो इंटीजर नहीं होगी, क्योंकि 0 और 0.5 के बीच में होगी। और दूसरे केस में तो नेगेटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव होगा ही नहीं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि एक ही वैल्यू रियल रूट की हो सकती है। चलिए नेक्स्ट। अब फर्दर एनालिसिस ऑफ द कर्व, right? Okay, so let's now see further analysis of the curve. Now by further analysis of the curve I mean that
like if curve, we have cup shaped curve for a greater than 0, right? And suppose I say there is a function fx equal to ax square plus bx plus c, and for a less than 0 I have another cap shaped fx equal to ax square plus bx plus c. Now if I say this is a root, say suppose for example let's take two values. If I say this is -1 and this is 3, so I know f of 3 is 0 because it's a root, and f of -1 is 0. So at root the value is 0, I know that. So f of 3 and f of -1 are 0. But if I say what will be f of 4, I just wanted to know whether it will be positive or negative. So f of 4 will be a positive value or a negative value is what I need to check. Right, so simple. So if I have drawn a graph and I have a graph like this, so 4 will be here and I have to move towards the curve. So if I move towards the curve, so I know it will be this point, or the value of y so obtained will be above the x-axis. x-axis के ऊपर होगी. तो अगर x-axis के ऊपर होगी तो f of 4 is a positive value. Similarly, if I say what is f of 2, so 2 will be here, and if I move towards the curve, now here for this point the curve is down below the x-axis, and below the x-axis there will be a negative value, so f of 2 will be negative. So this is how we infer whether the value is positive for a quadratic or negative if we know the roots. Right. Similarly, suppose यहाँ पे ये है -3 और ये है 6, and if I say what is f of 1, so 1 will be somewhere here, and if I move towards the curve, it will be above the x-axis, this point. तो अगर x-axis के ऊपर है तो f1 पॉजिटिव होगा, और ऐसे ही अगर मैं लेता हूँ f of -4, तो -4 इधर है, ऊपर नहीं है कर्व, अब नीचे है, इधर जाएगा, तो -4 पे वैल्यू आएगी नेगेटिव. तो ये थोड़ी सी चीजें हमें समझ में आना चाहिए एनालिसिस ऑफ द कर्व में. हमें देख के पता चल जाना चाहिए ग्राफ को कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है या नेगेटिव होने वाली है. इससे थोड़ा काफी मदद मिल जाती है हमें कुछ क्वेश्चंस में. और क्या चीज समझनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर ये कप शेप कर्व है हमारे पास और ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये कहाँ पे आती है, एट x इक्वल टू -b/2 है, और ये सिमेट्री पॉइंट होता है. मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आप दोनों रूट से सेम दूरी पे होता है. सो आई कैन से दैट f of alpha is same as f of beta is equal to 0. ये तो पता ही है कि रूट्स पे वैल्यू 0 होती है, और इन दोनों का डिस्टेंस जो लाइन ऑफ सिमेट्री से है वो सेम रहेगा. सो अगर मैं कहता हूँ 2, राइट, सो 2, सो आपका जो डिस्टेंस है बीटा के साथ, जो भी डिस्टेंस होगा, सपोज ये d डिस्टेंस है, सो अल्फा के साथ भी कितना डिस्टेंस होगा, d ही डिस्टेंस होगा. राइट, तो जो सिमेट्री पॉइंट होता है, सिमेट्री वाला पॉइंट ये वाला, उसका जो रूट से वैल्यू होती है वो सेम होती है. अब ध्यान रखिए, ना केवल रूट से सेम होती है, बट कोई से भी दो पॉइंट पेयर में, जो एक लेफ्ट पे होगा राइट पे होगा, सपोज ये पॉइंट है और यहाँ पे ये वैल्यू आपकी क्या है, सपोज कोई वैल्यू है 1, ये है 1 और ये लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होनी चाहिए वो वैल्यू. तो 1 2 से कितनी दूरी पे है लेफ्ट पे, 1, 2 - 1 1, तो यहाँ पे भी 1 पे होना चाहिए, तो ये 3 हो गया. तो आई कैन से f of 1 will be same as f of 3. सम वैल्यू 0 नहीं होगी, अब देखो ये वैल्यू होगी, बट दोनों पे वैल्यू सेम है. सो हम कह सकते हैं f of 1 is same as f of 3. तो लाइन ऑफ सिमेट्री से ये जो -b/2a वाला पॉइंट होता है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है यहाँ पे. यहाँ से दो पेयर ऑफ पॉइंट्स क्वाड्रेटिक के, उनकी वैल्यू सेम होती है. मतलब f of k is equal to f of some other value से m, राइट. तो उसका ये मतलब है k और m लाइन ऑफ सिमेट्री से सेम डिस्टेंस पर होंगे, राइट. सो ये बहुत जरूरी है समझना आपने. लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज मैं एक और सेटअप बता रहा हूँ आपको कि ये एक सेटअप है, राइट, और हमारा ये जो सपोज ये रूट दे रखा है, ये है -1 और ये है 6, -1 और ये 6 है, और ये एक आपको क्वाड्रेटिक भी दे दिया, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और साथ में हमें ये दे रखा है कि यहाँ पे f of 8
इज इक्वल टू एफ ऑफ के। तो 8 इधर होगा, 8 पे कोई वैल्यू होगी तो k इधर होगा, मतलब ये वैल्यू सेम इधर ले जाओ और फिर इधर एक पॉइंट लिया तो वो k इधर होगा पेयर में। और वो लाइन ऑफ सिमेट्री से, जो लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से पास होगी वो सेम दूरी पे होगा। और लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे निकलती है, मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कैसे निकलता है, एवरेज ऑफ द रूट्स। तो ये जैसे -b/2 होता है, लेकिन यहाँ -b क्योंकि हमें पता नहीं है b और a की वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था एवरेज ऑफ द रूट्स। तो 6 - 1/2 तो ये हो गया 5/2, तो ये 2.5 हुआ। अब आपको पता है कि 8 2.5 से कितनी दूरी पे, 8 इज हाउ मच फार ऑन द राइट फ्रॉम 2.5, राइट हैंड साइड पे कितनी दूरी पे है, तो 8 - 2.5 इज 5.5। तो ये जो पॉइंट है k जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये भी 2.5 से कितनी देरी दूरी पे होगा, 5.5। सो 2.5 - 5.5 विल गिव यू 3 -3.5। तो ये जो पॉइंट होगा तो k की वैल्यू आ गई -3.5। ऑल्दो ये इक्वेशन से निकाल सकते हैं, बड़ा लंबा मेथड होता है, बट लाइन ऑफ सिमेट्री से करना काफी आसान होगा, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना कि लाइन ऑफ सिमेट्री से दोनों तरफ एक पेयर ऑफ पॉइंट्स जो मिलते हैं उनका डिस्टेंस सेम है, चाहे वो दो रूट पॉइंट्स रूट्स हो, चाहे कोई से भी दो पॉइंट्स हो, पेयर में उनका डिस्टेंस हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि -b/2a पे आता है, जहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है, वहां से सेम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो ये क्वेश्चन है, एक बार आप देख लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें देख रहे हैं लेट f(x) बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद अ पॉजिटिव नंबर कोएफिशिएंट, मतलब a इज ग्रेटर देन 0, तो कब शिफ्ट होगा। इफ द रूट्स ऑफ f(x) 0 लाई इन द इंटरवल, कहने का ये मतलब है कि -1 इधर है और 1 इधर है, और इसके रूट्स इन दोनों इंटरवल में लाई करते हैं, और इंटरवल में लाई करते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये कब शिफ्ट कर ऐसे बनेगा, इसके रूट्स इधर होंगे विद इन द इंटरवल, -1 और 1 के बीच में आते हैं दोनों रूट, ये बोला उन्होंने। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, f1 ग्रेटर देन 0, f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0। अब आप ये देखो f1 के लिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ, तो f ऑफ 1 यहाँ मिलेगा, और f ऑफ -1 के लिए भी ऊपर जा रहा है, राइट। सो f ऑफ -1 भी पॉजिटिव है और f ऑफ 1 भी, यही वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो वेरी इजीली आई कुड फाइंड इट आउट। So f of -1 is also greater than 0, f of 1 is also greater than 0. So first is the right answer, right? क्योंकि यहाँ कब शिफ्ट पता चल गया तो इसलिए थोड़ा आसान हो गया, राइट। नेक्स्ट, the equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are real numbers has one root greater than 2 and the other root less than 0. Which of the following is necessarily true? तो आपको ऑप्शन से ही जाना है, यहाँ पे कुछ आप कर नहीं सकते, कुछ सॉल्व नहीं करना आपने। तो ऑप्शन में एक चीज कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं फंक्शन को लिख देता हूँ f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो आपको देखो दिख के पता चल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी कहाँ पे मिलेगा, x को 1 रखने से। सो f ऑफ 1 हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, दिस इज ट्रू, राइट। अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव दे रखा था, तो वो कब शेप था, नहीं दे रखा है, तो हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 के लिए वो कह रहा है कि एक रूट जो है वो किससे, वन रूट ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा और एक 0 से छोटा, तो ये ऐसा कर्व बनेगा, 2 से बड़ा और 0 से छोटा, राइट। तो ये वैल्यू बन गई। अब आप मुझे बताओ f ऑफ 1 किधर होगा, 1 इधर होगा, f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव। सो f ऑफ 1 इज लेस देन 0, f ऑफ 1 लेस देन 0 का मतलब हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, राइट। बट यही कर्व कैप भी हो सकता है, तो एक रूट 2 से बड़ा एक 0 से छोटा, तो ये ऐसा भी बन सकता है, राइट। 1 अब इधर होगा 0 और 2 के बीच में, तो f ऑफ 1 कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। सो f ऑफ 1 यहाँ पे होगा पॉजिटिव, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज पॉजिटिव। तो a प्लस बी प्लस सी स्ट्रिक्टली नेगेटिव या स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बाकी दो ऑप्शन में किसकी बात हो रही है, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम पहले केस में देखें a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, a पॉजिटिव है, a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। भाई एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, तो प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा।
दूसरा केस देखते हैं, जब a नेगेटिव है तो a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, तब भी a इंटू ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव होगा. So in both cases a into a plus b plus c will be negative. So आप देखो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कर्व्स की, राइट, थोड़ा सा जैसे ये ऑब्जर्वेशन होती है कि a प्लस बी प्लस सी है चारों ऑप्शन में, तो वो मिलेगा कैसे, तो वो x को 1 रख के मिलेगा, तो वहां से सीधा a प्लस बी प्लस सी आ गया. तो ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, अगर आप ये कर सकते हो so things will be लाइक थोड़ा हायर साइड पे तो होती हैं ये चीजें, स्पेशली जिनके पास मैथ्स वगैरह नहीं होती है, बट स्टिल किया जा सकता है अगर थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग करें, राइट. चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन. Okay, so now this is the last question, right? So in this, if you can, it's based on the same concept जहाँ पे मैंने line of symmetry आपको समझाया था. यहाँ आपको दिख सकता है, आप देख सकते हैं कि f of 5 plus x आपको दे रखा है f of 5 minus x. तो आप जैसे x को कोई भी वैल्यू दो, आप जैसे x को अगर मैं 1 देता हूँ तो आपको दिख रहा है f of 6 is equal to f of 4. अगर मैं x को 2 वैल्यू देता हूँ तो आपको दिख रहा है f of 7 is equal to f of 3. तो 5 कहीं ना कहीं हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि 5 से जो 6 है वो 1 पॉजिटिव दूरी पे है और 4 एक लेफ्ट पे है. 6 is on 1 unit right, 4 is on 1 unit left. ऐसे 7 is 2 unit on the right, 3 is 2 unit on the left from 5. So 5 is the line of symmetry. तो अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो ये 5 से रूट्स भी जो होंगे, 5 से जो रूट्स होंगे, अब रूट्स की वैल्यू x की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे आएगी, से x1. सो x1 पे रूट आ रहा है तो मैं कहूंगा 5 प्लस x1 एक रूट हो गया और दूसरा रूट हो गया 5 माइनस x1, क्योंकि x1 तो सेम होगा, राइट, क्योंकि रूट भी आपको जो दो रूट मिलेंगे वो 5 से सेम दूरी पे मिलेंगे. x1 पे भी मतलब x1 अगर मैं लेता हूँ वो राइट पे चला जाएगा और x1 पे ही दूसरा रूट मिलेगा 5 माइनस x1 जो लेफ्ट पे चला जाएगा. बट सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 5 इंटू 5 माइनस x1 विच इज 10, राइट. तो आप रूट मान लिया मैंने कि x1 किसी पर्टिकुलर x1 डिस्टेंस पे 5 से रूट होगा, राइट. जैसे ये 5 है तो रूट इधर है, तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x1 पे होगा, तो ये पॉइंट हो गया 5 प्लस x1 और ये 5 है, तो ऐसे यहाँ पे कहीं होगा 5 माइनस x1 पे, तो ये 5 है. तो बट सम ऑफ रूट्स की बात करें तो 10 आएगा. अब वो कह रहे 4 रूट है, 4 है चाहे 4 हो, तो अगर एक रूट होगा 5 माइनस x2 दूरी पे, तो दूसरा होगा 5 प्लस x2, राइट. तो सम तो तब भी 10 ही बनना है. तो अगर आप चारों रूट्स का सम देखोगे तो वो हो जाएगा 10 प्लस 10 20. तो 20 ये कैट में आया है क्वेश्चन लाइन ऑफ सिमेट्री पे. तो भले ही 4 रूट की बात कर रहे हैं वो, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने अज्यूम किया कि लेट x1 दूरी पे रूट है, तो एक रूट होगा 5 प्लस x1, एक होगा 5 माइनस x1, बट सम ऑफ रूट 10 हो गया. माना दूसरा पेयर ऑफ रूट जो है वो एक x2 दूरी पे है, तो एक रूट हो गया 5 प्लस x2, दूसरा हो गया 5 माइनस x2, बट सम ऑफ रूट्स फिर भी 10 होगा, तो चारों रूट्स का सम 20 हो गया. तो इसे सिमेट्री से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट. So that's all for today, this video, right. Next video में I will be starting with the next unit, and that is cubic equation. Till then, take care, have a nice day.